नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन दोस्तों, जिसके अंदर कक्षा 6 से कक्षा 11 तक का राजस्थान अध्ययन हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसकी सभी क्लासें आपको प्लेलिस्ट के अंदर कक्षा के अनुसार मिल जाएगी। रही बात पीडीएफ की, अगर पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं आरबीएसई एनसीईआरटी बेस पर है तो आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें और ऐप को डाउनलोड करके स्टोर में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको यहां पर मिल जाएगी दोस्तों। हमारे चल रहा था कक्षा 12 का राजस्थान अध्ययन, जिसमें आज हमारा रहेगा अध्याय नंबर 2, राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान में मध्यकाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले आप साथियों के लिए एक छोटा सा काम कि क्लास को लाइक करके मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें और शेयर करके उन साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो साथी आरबीएसई एनसीईआरटी के तहत राजस्थान अध्ययन पढ़ना चाहते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारे मध्यकालीन राजस्थान का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी थी दोस्तों। राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के मूलतः 3 आधार थे। कौन कौन से? प्रथम था सामान्य एवं सैनिक प्रशासन, दूसरा था न्याय प्रशासन और तीसरा था भू राजस्व प्रशासन। तो मध्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें 3 मुख्य थे: सामान्य सैनिक प्रशासन, न्याय प्रशासन और भू राजस्व प्रशासन दोस्तों। सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने यहां की सामंत व्यवस्था के लिए इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के सम्मान मानते हुए उल्लेख किया है। कर्नल टोड ने क्या किया कि जो राजस्थान की सामंत व्यवस्था थी उसका उल्लेख जो इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था है उसके समान किया दोस्तों। मध्यकाल में भूस्वामी सामंत को सामंत जागीरदार कहा जाने लगा। जब मध्यकाल आया उस समय भूस्वामी सामंत होता था, उसको क्या कहा जाने लगा? सामंत जागीरदार, जागीरदार कहा जाने लगा। राजा सामंत जागीर को खालसा अर्थात केंद्र की भूमि में पुनः सम्मिलित नहीं कर सकता था दोस्तों। सामंत व्यवस्था रक्त संबंध पर आधारित कुलीन प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी, जिसमें राजा समकक्षों में प्रमुख होता था। जो ये सामंत व्यवस्था ये रक्त संबंध पर आधारित थी। बेटा ही आगे वहां का जागीरदार यानी सामंत बनेगा दोस्तों। उसके रक्त से जुड़ा हुआ आदमी आगे सामंत या जागीरदार बनता था दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। इसमें राज्य को एक परिवार और राजा को उसका प्रमुख मानते हुए सामंत परिवार के सदस्य होने के नाते उसकी सुरक्षा और संचालन का उत्तरदायित्व राजा और सामंत सामूहिक रूप से मानते थे। एक राज्य मान लें, ये हो गए सामंत, ये क्या हो गए? सामंत हो गए। तो ये एक परिवार, ये परिवार के क्या है? राज्य एक परिवार है। परिवार में जो मुखिया है ये तो परिवार हो गए छोटे छोटे, और इनका सबका मुखिया है वो कौन है? ये राजा है दोस्तों। अब देखिए सामंत व्यवस्था का प्रारंभ है, उसकी बात करें हम राजस्थान में कि राजस्थान के अंदर सामंत व्यवस्था है, इसका प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ? प्रोफेसर राय चौधरी ने सामंत व्यवस्था का उदयकाल 6वीं शताब्दी माना है। किसने माना है? प्रोफेसर राय चौधरी ने। यहां पर देखिए प्रोफेसर आर.एस. शर्मा ने 4वीं शताब्दी में सामंत व्यवस्था का प्रारंभ होने से संबंधित तर्क देते हुए 11वीं व 12वीं शताब्दी में विकसित हुआ स्वीकार किया है। प्रोफेसर आर.एस. शर्मा उन्होंने कहा कि जो सामंत व्यवस्था है ये 4वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गई थी, लेकिन इसका जो विकास हुआ या विकसित रूप में पहुंची वो पहुंची 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर। रूसी इतिहासकार थे कोवालस्वी ने इसे मुस्लिम आक्रमण के बाद विकसित व्यवस्था माना। जब मुस्लिम आक्रमण यहां पर हुआ उसके बाद क्या हुई? सामंत व्यवस्था यहां पर उत्पन्न हुई दोस्तों। इसी प्रकार हम बात करते हैं, इतिहासकारों की मान्यता है कि सामंत व्यवस्था संभवतः गुप्त काल में प्रारंभ हुई, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित व स्पष्ट स्वरूप है वो राजपूतों का शासन स्थापित होने के साथ प्रारंभ हो गया। इतिहासकार मानते हैं कि जो सामंत व्यवस्था हम बात करते हैं वो गुप्त काल में प्रारंभ हुई, लेकिन जो विकसित स्वतंत्र रूप सुस्पष्ट रूप वो मिला राजपूतों के शासन में दोस्तों। राजा के सहयोगी ये कुलीय भूस्वामी मध्यकाल में सामंत जागीर कहलाने लगे दोस्तों।
अब देखिए ये जागीर है आपके, जागीर एक फारसी शब्द है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। प्रोफेसर इरफान अबीब ने जागीर शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया, जागीर शब्द दो शब्द है जैसे जय प्लस गीर का संयुक्त रूप है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि का विभाग। जागीर यानी राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि का विभाग जिसमें उस भू क्षेत्र से राजस्व वसूल करने का वैधानिक अधिकारी नियुक्त होता है दोस्तों, वो है जागीर दोस्तों। और जो वैधानिक अधिकारी वहां पर नियुक्त किया जाता है वो कहलाता है जागीरदार। समझे आप। अब देखिए सामंत व्यवस्था का स्वरूप। प्रारंभ हमने देख लिया, राजस्थान में भाई बंधु का संबंध होता है और रहा है, और उसी के अनुसार क्या चलिए, जागीर व्यवस्था या सामंत व्यवस्था चलिए दोस्तों। राजा राज्य का सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था, और उसके बाद सामंतों के समूह होता था जो कुलीय व्यवस्था से संगठित होता था दोस्तों। ये सभी सामंत, और इन सब का मुखिया कौन होता था, इन सब का मुखिया होता था राजा दोस्तों। सामंत प्रशासन की अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिए, यह रक्त संबंध पर आधारित सहगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। पहली बात तो रक्त संबंध पर आधारित थी, दूसरी बात सहगोत्रीय यानी एक ही गोत्र कुलीय व्यवस्था थी। अगर यह आदमी क्या है, सामंत या जागीरदार है, तो आगे चलकर इसके अगर पुत्र है तो वो ही वहां का जागीरदार या सामंत बनेगा। अगर इसके पुत्र नहीं है तो इसका भाई या इसका कुल का है वो क्या बनेगा, आगे जाकर जागीरदार बनेगा। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर सामंतों को नियुक्त करता था। जो भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद होते थे वहां पर राजा के द्वारा सामंत नियुक्त किए जाते थे। बिना सामंतों से परामर्श किए राजा कोई भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक हो या सैनिक हो या नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता था। जब भी जिस प्रकार हमारे कोई भी नया कानून बनाना होता है तो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, सभी से राय ली जाती है, उसी प्रकार राजा होता था ना, वो क्या करता था, सभी जो सामंत होते थे उनसे परामर्श लेता था, फिर ही कोई निर्णय लेता था दोस्तों। राजा और सामंत के मध्य स्वामी और सेवक के संबंध नहीं होते थे। इस तथ्य को समान देते हुए यह आचार संहिता रूपी परंपरा प्रचलित थी कि शासक को काका जी एवं बाई जी संबोधित करें। इस प्रकार सामंत भी राजा को बाप जी संबोधित करते थे दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट विशेषता है कि सामंत का उत्थान और पतन राजा के साथ होता था। कोई भी सामंत है उसका उत्थान हो चाहे पतन हो, जो राजा है, राजा का अगर उत्थान हो रहा तो उस सामंत का भी उत्थान होगा, अगर राजा का पतन हो गया तो उस सामंत का भी पतन हो जाता था। इस दृष्टि से सामंत किसी अन्य राज्य से युद्ध एवं संधि का निर्णय नहीं कर सकता था। राज्य की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो राज्य की सुरक्षा के लिए सामंत को एक निश्चित सेना रखनी होती थी। यह नहीं है कि सेना राजा के पास ही होती थी, सामंतों के पास भी सेना होती थी दोस्तों। जिस प्रकार भारत की अगर हम बात करें, भारत के अंदर अगर सेना है उसको हटा दो, तो अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस जैसे राजस्थान की पुलिस है, मध्य प्रदेश की पुलिस है, गुजरात की पुलिस है, ये एक सेना भी तो है ना दोस्तों। इस प्रकार ये कार्य कुलीय भावना के आधार पर ही की जाती थी कि वे अपने पैतृक संपत्ति की रक्षा करना अपना उत्तरदायित्व समझते थे। कौन? सामंत दोस्तों। राजा के उत्तराधिकारी के निर्णय में सामंत निर्णायक भूमिका निभाते थे। राजा का जब आगे उत्तराधिकारी उसका पुत्र बने, कोई भी बने, उस समय भी सामंतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। समान और कर्तव्य पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था थी, और मध्यकाल में सामंत व्यवस्था में श्रेणी व्यवस्था को भी क्या किया गया? प्रारंभ किया गया दोस्तों। यह थी सामंत व्यवस्था की विशेषताएं। अब बात करते हैं मध्यकाल में सामंत व्यवस्था और प्रशासन की दोस्तों। तो देखिए, मध्यकाल में सामंत व्यवस्था एवं प्रशासन 1562 में मुगल सम्राट अकबर का राजपूतों से संबंध एवं संधियों का युग है जो प्रारंभ होता है। मुगल से संधि के बाद युद्ध की स्थिति लगभग समाप्त हो गई, क्योंकि युद्ध किनसे हो रहे थे? मुगलों से। अब मुगलों से हमने संधियां कर ली, वैवाहिक रिश्ते स्थापित कर लिए, तो युद्ध कहां होना है? तो युद्ध हो गए समाप्त दोस्तों। मुगलों से संधि के बाद मुगल शासक मनसबदार बन गए, अतः उन्हें मुगल संरक्षण प्राप्त था दोस्तों। अब बात करें सेवाओं के साथ कर व्यवस्था की, तो देखिए,
परंपरागत शासन व्यवस्था के अनुसार सामंत युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी चाकरी अर्थात सेवाएं देता था। युद्ध हो या शांति हो, हर समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन उसके साथ कोई कर संबंध नहीं था। यह नहीं है कि वो युद्ध हो रहा है तो राजा के साथ अपनी सेना भेजेंगे तो कोई कर व्यवस्था करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। मध्यकाल में प्रशासनिक परिवर्तन हुआ। नई व्यवस्था के अनुसार सेवाओं के साथ कर व्यवस्था भी क्या कर दी गई, निर्धारित कर दी गई। जैसे ही मध्यकाल आया उस समय सेवाओं के बदले कर की व्यवस्था लगा दी गई दोस्तों। अब देखिए यहां पे सामंत शासक को पटारेक और बर्तुरेक देने लगा। सामंत है जो शासक या राजा है उसको एक तो पटारेक, दूसरा बर्तुरेक। अब देखिए पट्टारेक से तात्पर्य था कि राजा द्वारा प्रदत्त जागीर के पट्टे में उल्लेखित अनुमानित राजस्व देना, और बरतलेख से तात्पर्य था राजा द्वारा सामंत को प्रदत्त जागीर के पट्टे में उल्लेखित रेख के अनुसार राजस्व भरता यानी जमा कराता था। इन दोनों प्रमुख करों के अतिरिक्त अन्य करों में उत्तराधिकारी मुख्य रूप से कर माना जाता था दोस्तों। यहां पर एक नाम आया आपके रेख दोस्तों, अभी आपने विचार नहीं किया तो रेख के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रेख से तात्पर्य है जागीर के अनुमानित वार्षिक राजस्व जिसका उल्लेख शासक है प्रदत्त जागीर के पट्टे में करता था दोस्तों। तो रेख किसको कहते हैं, अनुमानित वार्षिक राजस्व। एक जागीर का जो अनुमानित वार्षिक है राजस्व होता है उसी को रेख कहते हैं। और रेख का दूसरा अर्थ सैनिक कर से भी लिया जाता था। रेख के आधार पर इस सामंत से उत्तराधिकारी शुल्क, सैनिक सेवा, न्योता शुल्क आदि का निर्धारण होता था दोस्तों। रेख न तो नियमित रूप से प्रतिवर्ष वसूल की जाती थी और न ही इसकी दर थी जो निश्चित थी दोस्तों। ना तो यह प्रतिवर्ष वसूल की जाती थी और ना ही इसकी कोई दर है जो निश्चित की गई थी दोस्तों। अब यहां पर एक नया नाम आ गया उत्तराधिकारी शुल्क। चलिए इसके बारे में हमें बात कर लेते हैं, क्या होता है ये उत्तराधिकारी शुल्क। देखिए उत्तराधिकारी शुल्क सामंत व जागीरदार की मृत्यु के बाद उक्त जागीर के नए जागीरदार से यह कहकर वसूल किया जाता था कि अलग अलग रियासतों में उत्तराधिकारी कर का नाम अलग अलग था। जैसे जोधपुर में पहले पेशकशी और बाद में हुक्म नामा कहलाया दोस्तों। तो सामंत व जागीरदार की मृत्यु हो जाए फिर नया जागीरदार वहां पर जागीर के नए जागीरदार बनेगा तो यह कर वसूल किया जाता था दोस्तों। समझे आप, नए उत्तराधिकारी से यह कर है जो वसूला जाता था राजा के द्वारा। जनता से फिर वसूला, जनता से जागीरदार और जागीरदार से राजा वसूलता था यह कर। यह था उत्तराधिकारी शुल्क दोस्तों। अब देखिए यहां पे अलग अलग रियासतों में अलग अलग नाम थे। जोधपुर के अंदर पहले इसको पेशकशी बोलते थे, बाद में इसको हुक्मनामा के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ और जयपुर में इसको नजराना कहते थे। कुछ अन्य रियासतों में इसे कैद खालसा और तलवार बंदाई कर भी कहते थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामों में भी आया है। जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर कोई उत्तराधिकारी शुल्क कभी भी नहीं लिया जाता था दोस्तों। कौन सी से, जैसलमेर रियासत में दोस्तों। अब देखिए यहां पे कुछ अन्य करों में नजराना कर राजा के बड़े पुत्र के प्रथम विवाह पर सामंत एवं अन्य जागीर नजराना देते थे राजा को। जो नजराना कर है ना मित्रों, यह सामंतों के द्वारा राजा को दिया जाता था बड़े पुत्र के प्रथम विवाह पर दोस्तों। न्योत कर राजकुमारियों के विवाह पर आमंत्रित करने पर था। न्योत कर लग्न भरते ना हम, वो चीज दोस्तों। राजकुमारियों का जब विवाह होता था तो सामंत है वो ये कर भरते थे। तीर्थ यात्रा कर राजा के तीर्थ यात्रा पर जाने के समय भेंट आदि दी जाती थी, वो था तीर्थ यात्रा कर दोस्तों। अब एक नाम आया था हमारे सैनिक सेवा। बात करते हैं सामंतों की सैनिक सेवा की। ये दो प्रकार की थी सैनिक सेवा, एक युद्ध के समय और दूसरी शांति के समय। जो जागीरदार होते थे वो राजा की सैनिक सेवा करते थे युद्ध के समय और शांति के समय। युद्ध के समय राजा सामंत को खास रुक्का भेजकर जमीयत यानी सेना सहित उपस्थित होने के लिए कहता था, और शांति के समय सामंत शासक को राजकार्य में सहयोग करते थे दोस्तों। इसके अलावा होली, दीपावली, दशहरा, अक्षय तृतीया पर भी सामंत है जो दरबार में उपस्थित होते थे सैनिकों के साथ दोस्तों। यह थी सैनिक सेवा।
अब हमने पढ़ी थी सामंतों की श्रेणियां। तो चलिए मित्रों बात करते हैं सामंतों की श्रेणियों की। कोई टॉपिक नहीं छोड़ा गया है, हर एक चीज यहां पर मिल जाएगी आपको। देखिए सामंतों की श्रेणियां, मारवाड़ में 4 प्रकार की सामंतों की श्रेणियां थी। एक राजवी, दूसरा सरदार, तीसरा गनायत और चौथा मुत्सदी। दोस्तों ये मारवाड़ की बात कर रहे हैं। मारवाड़ के अंदर सामंतों की 4 श्रेणियां, राजवी, सरदार, गनायत और मुत्सदी। मेवाड़ में यह श्रेणियां 3 प्रकार की थी मित्रों, जिन्हें उमराव कहा जाता था। दोस्तों अब देखिए प्रथम श्रेणी के सामंत 16 थे, 16 प्रकार के। द्वितीय श्रेणी के सामंत 32 थे और तीसरी श्रेणी के सामंत कई सौ होते हैं, बहुत अधिक होते थे। जैसे हमने बिजोलिया ठिकाना पढ़ा था ना, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था वो यही था दोस्तों। सामंत था वहां पर तो 16 ही थे, द्वितीय श्रेणी के 32 और तृतीय श्रेणी के तो बहुत सारे थे। दोस्तों बात करें हम जयपुर की, जयपुर राज्य में महाराजा पृथ्वी सिंह के समय सामंतों की श्रेणियों का विभाजन किया गया। पृथ्वीराज यहां उनके 12 पुत्रों के नाम से, यानी कि पृथ्वीराज पृथ्वी सिंह है, पृथ्वी सिंह राज नहीं, पृथ्वी सिंह के 12 पुत्र थे, उनके नाम पर स्थायी जागीरें चली, जिन्हें क्या कहते हैं, कोटड़ी कहा जाता था। दोस्तों कोटा में सामंतों को राजवी कहा जाता था और इनकी संख्या कितनी थी, 30 थी। दोस्तों बीकानेर में सामंतों की 3 श्रेणियां प्रचलित थी। जैसलमेर में बाटी रावल हरराज के शासनकाल में सामंतों में श्रेणी व्यवस्था प्रारंभ हुई और यहां 2 प्रकार की श्रेणियां रखी गई, डावी व जीवनी। डावी यानी बाई, जीवनी यानी दाई। दोस्तों इसी प्रकार बोमिया सामंत वे सामंत हो कहलाते थे जिन्होंने गांव की रक्षा के लिए बलिदान दिया। ये 2 प्रकार के थे, एक मोटे बोमिया, दूसरे छोटे बोमिया। और ग्रासिया सामंत ये सैनिक सेवा के बदले भूमि का उपज लेते थे। दोस्तों तो ये थे सामंतों की श्रेणियां। अब हम बात कर लेते हैं केंद्रीय शासन, जैसे राजा, राजा के नीचे प्रधान, प्रधान के नीचे दीवान, दीवान के नीचे नायब बख्शी, नायब बख्शी के नीचे सिकदार, इनके बारे में। दोस्तों तो केंद्रीय शासन दोस्तों, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा राजा। दोस्तों संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र माना जाता था राजा को। जो एक राज्य की शक्ति थी उसका मुख्य केंद्र था वो आपका राजा ही होता था। दोस्तों संपूर्ण प्रशासनिक हो या न्यायिक व्यवस्था का संचालन करता कौन होता था, राजा होता था। राजा से नीचे 2 नंबर पे आएगा आपके प्रधान। ये राजा के बाद प्रमुख होता था, जो राजा की अनुपस्थिति में जो राज कार्य है, जो प्रशासनिक सैनिक कार्य है, वो देखता था प्रधान। दोस्तों अलग अलग रियासतों में इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे कोटा बूंदी में इसको दीवान कहा जाता था, जयपुर में मुसाहिब कहा जाता था, बीकानेर भरतपुर में मुख्तियार कहा जाता था, मेवाड़ व मारवाड़ और जैसलमेर में इसको प्रधान कहा जाता था। प्रधान से नीचे आते हैं दीवान एवं बख्शी। यह सेना विभाग का क्या होता था, प्रमुख होता था। सेना विभाग का प्रमुख होता था। सेना विभाग के अलावा यह रसद व्यवस्था, सेना का अनुशासन एवं प्रशिक्षण आदि देखता था। इनसे नीचे नायब बख्शी, यह सेना व किलों पर होने वाले खर्च का विवरण रखता था। नायब बख्शी सेना पर कितना खर्च हो रहा है, किले में पर कितना खर्च हो रहा है, तथा सामंत की रेख का भी हिसाब रखता था। जो सामंत की वार्षिक राजस्व, अनुमानित वार्षिक राजस्व होता है, उसको रेख कहते हैं ना, एक जागीर का, उसका भी यह हिसाब रखता था। और इससे नीचे आता है सिकदार। यह मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के कोतवाल के समान था और यह गैर सैनिक कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित कार्य को देखता था। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं भू राजस्व प्रशासन की। भू राजस्व प्रशासन दोस्तों, भूमि एवं भू स्वामित्व। भूमि है जो 2 भागों में विभाजित की गई। पहली थी खालसा भूमि, दूसरी थी जागीर भूमि। जो भूमि थी ये 2 भागों में रहती थी, खालसा भूमि और जागीर भूमि। अब देखिए खालसा भूमि कौन सी थी। खालसा भूमि, यह भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में थी, इसे केंद्रीय भूमि भी कहा जाता था। तो खालसा भूमि या केंद्रीय भूमि जो राजा के सीधे अधीन आती थी। जागीर भूमि, यह भूमि 4 प्रकार की थी, सामंत जागीर, हुकूमत जागीर, बोम की जागीर और शासन जागीर। जो जागीरों के जो जागीरदार थे उनके अधीन यह भूमि रहती थी। दोस्तों किसान या कर्षक। दोस्तों कर्षक 2 प्रकार के होते थे, बापीदार और गैर बापीदार। दोस्तों बापीदार किसानों को खुद काश्तकार भी कहा जाता था
और गैर बापीदार किसानों को सिकमी काश्तकार भी कहा जाता था। ये थे किसान आकर्षक। इसके अलावा हम बात करें लगान निर्धारण, ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। लगान निर्धारण, 3 प्रकार की कर निर्धारण व्यवस्था थी, भूमि का स्वरूप, फसल की विशेषता तथा काश्तकार की जाति। दोस्तों इनके आधार पर लगान है वो 3 प्रकार की जो कर निर्धारण व्यवस्था थी, एक तो भूमि का स्वरूप कैसा है, फसल की विशेषता कैसी है और काश्तकार की जाति कैसी है। इस प्रकार से लगान की 3 विधियां संचालित थी दोस्तों। 3 विधियों के अंदर पहली थी लांटा या बटाई विधि। दोस्तों लांटा, कुंटाई, बटाई, अलग अलग नामों से इसको हम जानते हैं दोस्तों। इस विधि में फसल कटने होने पर लगान वसूली के लिए नियुक्त अधिकारी की देखरेख में फसल की कटाई की जाती थी तथा बाद में राजस्व दिया जाता था। दूसरी विधि थी कुंता विधि। इस विधि के अनुसार खड़ी फसल को देखकर अनुमानित लगान है वो निर्धारित किया जाता था। इसमें फसल का तोल व माप नहीं किया जाता था। कुंता विधि में क्या था कि जो फसल खड़ी है उसका कि यहां पर आपके 100 क्विंटल है वो, या मान लें कि 100 किलोग्राम आपके यहाँ पे क्या होंगे, गेहूं होंगे, तो आपका जो लगान बनता है, चलो यहाँ पे हम बात कर ले कि 35 किलो लगान बनता है। अनुमान लगाते थे कि हमें 35 किलो क्या देने, आपको गेहूं देने। अब यहाँ पर अगर 100 के 40 किलो हो गए या 400 किलो हो गए, कितने भी हो, जो सामंत है, जो राजा है, उसको 35 किलो ही देने होते थे। और तीसरी थी अन्य प्रणाली। इसमें 3 भागों में इसको विभक्त किया गया था, मुक्काता, डोरी और गुगरी। मुक्काता, इसमें कर निर्धारण एक मुश्त किया जाता था, एक साथ कर देना होता था। डोरी, इसमें कर के निर्धारण में नापे गए भूभाग का निर्धारण करके उसका कर वसूल किया जाता था। और गुगरी, इसमें शासक सामंतों व जागीरदार किसानों को जितनी गुगरी यानी बीज देता था उतना ही अनाज लगान कर के रूप में देता था। जो बीज है वो सामंत हो या जागीरदार हो वो किसानों को देता था, उसके अवेज में उसका कुछ गुना है वो वापस कर के रूप में लेता था। दोस्तों यह आपका अध्याय नंबर 2 था। लेकिन मित्रों इस क्लास के अंदर हम देख लेते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न भी, जिससे आपका वापस एक बार रिवीजन हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है, लगान वसूल की 3 विधियां हैं, कौन कौन सी है? लगान वसूल की 3, एक तो लांटा विधि जिसको हम बटाई विधि भी कहते हैं, दूसरी कुंता विधि और तीसरी अन्य विधियां जिसको 3 भागों में मुक्काता, डोरी और गुगरी, 3 विधियां इसको भागों में बांटा गया। तो ये सभी क्या है? लगान वसूल की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा प्रणाली में शासक सामंतों और जागीरदार किसानों को जितनी गुगरी यानी बीज देता था उतना ही अनाज लगान के रूप में देना होता था? दोस्तों मुक्काता, डोरी, गुगरी या बोमिया? गुगरी के अंदर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, कौन सा पदाधिकारी सेना और किलों पर होने वाले खर्च का विवरण रखता था तथा सामंत की रेख का भी हिसाब रखता था? दोस्तों कौन सा पदाधिकारी रखता था? सिकदार, नायब बख्शी, दीवान ए बख्शी या मोहब्बत? सही है मित्रों, यहां पर पूछा है सेना और किले पर जो खर्च होने वाला है या जो सामंत की रेख है, सामंत की रेख यानी कि जागीर की अनुमानित वार्षिक राजस्व है, उसकी हिसाब कौन रखता था? मित्रों कौन रखता था? नायब बख्शी रखता था। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, जागीर भूमि कितने प्रकार की होती थी? जो जागीर भूमि है वो कितने प्रकार की होती थी मित्रों? 5, 3, 4 या कोई भी प्रकार प्रचलित नहीं था। जागीर भूमि कितने प्रकार की थी मित्रों? 4 प्रकार की। क्या सही है मित्रों? जागीर भूमि सही है मित्रों, 4 प्रकार की थी। नाम लिख दूं एक बार, आप मेरे को पता सब भूल गए। पहली है सामंत जागीर, सामंत जागीर। दूसरी है हुकूमत जागीर, देख लीजिए हुकूमत जागीर। तीसरी है बोम जागीर, कौन सी है? बोम जागीर। और चौथी है शासन जागीर। ये 4 प्रकार की जागीर भूमि थी। नेक्स्ट में चलिए, एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था। कहां पर नहीं था उत्तराधिकारी शुल्क? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर? बताया था मैंने अच्छी तरह। कहां पर? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट,
सेना विभाग का प्रमुख होता था? सिकदार, नायब बख्शी, दीवान एवं बख्शी या मोहब्बत? पूछा है मोहब्बत। कौन था? सेना विभाग का प्रमुख कौन होता था मित्रों? सेना विभाग का प्रमुख होता था, वो होता था दीवान एवं बख्शी। जो सेना विभाग का प्रमुख होता था, रसद व्यवस्था, सेना का अनुशासन, प्रशिक्षण आदि को देखता था। आगे चलिए, बापीदार किसान होते थे। जो बापीदार किसान है ना मित्रों, ये अपने खेत के स्वामी होते थे। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वप्रथम सामंत व्यवस्था को इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के सम्मान मानते हुए उल्लेख किया। किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने किया था? जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जागीर शब्द किस भाषा का शब्द है? जागीर शब्द किसका है? फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों। और अंतिम क्वेश्चन, कौन सी भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी? कौन सी भूमि होती थी? खालसा, जागीर, दोनों या दोनों ही नहीं? अब यहां पे देखिए, शासक के नियंत्रण में कौन सी होती थी? खालसा भूमि होती थी मित्रों। कौन सी भूमि? खालसा भूमि, केंद्रीय भूमि जिसको हम कहते हैं। ऑप्शन एस सही रहेगा। तो कैसी लगी आज की क्लास? अब कमेंट करके बता दो। आज की क्लास एनसीईआरटी बेस पर जो आप पढ़ रहे हैं, क्लास 12th का अध्याय नंबर 2 था ये, राजस्थान अध्ययन का। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए सभी साथी। एक बार जो भी साथी पीडीएफ इनकी प्राप्त करना चाहते हैं, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मेरे से आप जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आपको इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक दी गई है, वहां पर आप मेरे को फॉलो करके मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।